तो नेक्स्ट देखते हैं जी, एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज चार्ट को। अब ये EWMA चार्ट जो है, ये दिस इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू आई चार्ट। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है जो मैंने शुरू में बताई थी, कि आपकी ज़्यादातर रिक्वायरमेंट्स उन चार्ट्स से कंप्लीट हो जाएंगी जो हम आज से पहले पढ़ चुके हैं। तो ये एक इट इट कैन बी एन ऑल्टरनेटिव टू आई चार्ट या इंडिविजुअल वैल्यूज़ के चार्ट को। क्यों? और इससे अच्छा इसलिए होता है कि इट कैन डिटेक्ट स्मॉल शिफ्ट्स इन प्रोसेस। यानी आपका आई चार्ट तो इंडिपेंडेंट वैल्यूज आप प्लॉट करते हैं ना, तो पिछली वैल्यू से आपकी प्लॉट की हुई वैल्यू का कोई ताल्लुक नहीं होता, आप खाली उनका फ़र्क देख सकते हैं। लेकिन ये जो चार्ट अभी हम देख रहे हैं, EWMA चार्ट, ये प्रोसेस के अंदर छोटी छोटी शिफ्ट्स को भी, थोड़ी देर में आप समझेंगे कि इंतहाई छोटी शिफ्ट्स को भी डिटेक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इट गिव्स लेस एंड लेस वेट टू डेटा। जो आप प्लॉट कर रहे हैं उसको कम वेट देता है, और जो पीछे वाला डेटा है, बहुत अरसे से आप प्लॉट कर रहे होते हैं, उसको वेट ज़्यादा देता है। और जो जो आप आगे जाते जाते हैं तो नए डेटा का वेट कम होता है और हिस्टोरिक डेटा का वेट ज़्यादा होता है। तो आप अभी आपके जहन में आ रहा होगा कि क्यों दे रहा है हिस्टोरिक डेटा डेटा को वेट, हमें तो इंटरेस्टेड है कि प्रोसेस अभी क्या कर रहा है। तो दैट मेक्स दिस चार्ट स्पेशल चार्ट, के ये उन्हीं जगहों पे आपने इस्तेमाल करना है जहाँ पे प्रोसेस में आपने कोई चेंजेस नहीं लाई। और फॉर द स्टडी ऑफ द प्रोसेस, टुडे इज एज गुड एज अ मंथ अगो और अ वीक अगो, या जो भी आपका टाइम फ्रेम है। तो आप देखना चाहते हैं कि ओवरऑल आपका प्रोसेस प्रोसेस कैसे चल रहा है, और शिफ्ट उसमें आ रही हैं कि नहीं आ रही। अब ये इस चार्ट की एक अच्छी और बात ये भी है कि इट इज़ लेस सेंसिटिव टू नॉर्मेलिटी देन आई चार्ट। यानी नॉर्मेलिटी के बारे में हमने देखा था आई चार्ट में, कि पहले हमें डेटा नॉर्मल करना पड़ता था। यहाँ पे भी इट इज़ गुड टू मेक इट नॉर्मल, लेकिन ये उतना सेंसिटिव नहीं है। और अगर नॉर्मल ना भी हो तो ये आपको प्रोसेस में शिफ्ट्स डिटेक्ट करके दे सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इट इज़ यूजफुल फॉर स्मूथिंग आउट शॉर्ट टर्म वेरिएंस इन ऑर्डर टू डिटेक्ट लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स। यानी ऊपर वाली बात को एक और तरह से कह दिया कि जो पिछले 2-3 दिन की वेरिएंस है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हम ज़्यादा इंटरेस्टेड ये हैं कि लॉन्ग टर्म क्या ट्रेंड चल रहा है प्रोसेस के अंदर। इन अदर वर्ड्स, अगर आपको एक आउट ऑफ कंट्रोल वैल्यू मिल गई तो ये उसको इतनी वैल्यू नहीं देगा, बल्कि ये उसको इस सेंस में देखेगा कि हिस्टोरिक डेटा के साथ वो कैसे कोरिलेट कर रही है। स्मूथिंग इफेक्ट मेक्स इट लेस सेंसिटिव टू अनयूजुअली लार्ज और स्मॉल इंडिविजुअल पॉइंट्स। यानी अगर यूसीएल से नीचे, यानी बहुत छोटा पॉइंट आ गया, या यूसीएल से ऊपर, एलसीएल से नीचे या यूसीएल से ऊपर बहुत बड़ा पॉइंट आ गया, छोटे पॉइंट आ गए, तो उसके लिए इतना सेंसिटिव नहीं है ये। अब ये बाकी जो हम अभी तक चार्ट्स पढ़ते आए हैं उनसे कैसे फ़र्क है? ऐसे फ़र्क है कि जो आप वैल्यू प्लॉट कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं है। वो जो आपकी पुरानी वैल्यूज़ हैं उनके साथ कोरिलेटेड वैल्यू है, इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं है। अब जो जो भी आपका प्लॉटेड पॉइंट होता है, वो आप रॉ वैल्यू नहीं प्लॉट कर रहे होते, बल्कि इट इज़ काइंड ऑफ अ फंक्शन ऑफ योर रॉ वैल्यू प्लस सम पोर्शन ऑफ प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस। यानी जो हिस्टोरिक डेटा आपके पास ऑलरेडी है, चार्ट चार्ट पे प्लॉट हुआ हुआ, कुछ उसका वेट होता है और कुछ आपकी नई वैल्यू का वेट होता है। तो जितना वेट आप पिछले पॉइंट्स को देते हैं, यानी पुराने पॉइंट्स जो आपके पास ऑलरेडी चार्ट पे मौजूद हैं, वो आप एक अल्फा फैक्टर होता है या वेटिंग फैक्टर होता है, उसको एडजस्ट करके पुराने पॉइंट्स को वैल्यू देते हैं। तो छोटा अल्फा अगर आप रखेंगे तो इसका मतलब है कि प्रीवियस पॉइंट्स को ज़्यादा वेट दिया, जिस इससे फिर आप ये समझ जाएं कि आप अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे करंट वैल्यू से, उसको पिछली वैल्यूज से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे बल्कि करंट से करेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर वो वेट आपने उसको ज़्यादा छोटा दे दिया तो पीछे वालों को ज़्यादा वैल्यू मिल जाएगी। कैसे? कि वेट 1 या उससे कम होता है। अगर आप 1 वेट देंगे इसका मतलब है सब बराबर है, किसी को आपने कोई वेट नहीं दिया। आप 0.8 देंगे नई वैल्यू को, इसका मतलब है कि पीछे वाले 1 काउंट होंगे और नया वाला 0.8 काउंट होगा। तो नए वाले को इसका मतलब है कम वेट मिला। मजीद कम कर दें, 0.4 या 0.2 कर दें, तो नए वाले को और कम वेट मिल जाएगा। इसका मतलब है पीछे वालों की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो जितना आप छोटा करते जाएंगे अल्फ़ा को, उतना आपके
प्रीवियस पॉइंट्स का वेट बढ़ता जाएगा और करंट पॉइंट का वेट कम होता जाएगा। तो ये जो अल्फा चेंज करने की आपके पास इसमें एक प्रोविजन है, और दूसरा इसके साथ आप स्टैंडर्ड डेविएशंस स्टैंडर्ड डेविएशंस पे यूसीएल एलसीएल को रखते हैं या किसी और पे रखते हैं, तो इन चीज़ को मिला के आपके पास एक ये पावर आ जाती है कि आप किसी भी शिफ्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी आप चूंकि अब तो हमारे पास कंप्यूटर्स हैं और मिनट ऐप वगैरह पे हम बहुत अच्छे कंट्रोल चार्ट्स बना सकते हैं, तो आप मल्टीपल अल्फा वैल्यूज़ दें उसको, मल्टीपल यूसीएल एलसीएल पे टेस्ट करें, यानी स्टैंडर्ड डेविएशंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप मुख्तलिफ शिफ्ट्स उसके अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं। अब अल्फ़ा वैल्यू क्या रखनी है इसके बारे में मुख्तलिफ इसकी अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी की वेबसाइट पे भी कुछ सजेशंस हैं, मुख्तलिफ किताबों में भी हैं, लेकिन इट रियली डिपेंड्स ऑन योर डेटा एंड योर प्रोसेस। कोई स्टैंडर्ड वैल्यू रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक आप बहुत अच्छी तरह अपने प्रोसेस को नहीं समझते, शिफ्ट्स को नहीं समझते। तो आप जो भी वैल्यू रखेंगे वो आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगी। प्रोसेस को समझ जाएंगे, शिफ्ट्स को समझ जाएंगे, तो फिर आप मुख्तलिफ वैल्यूज़ रख के उसके अंदर डिटेक्ट कर सकेंगे शिफ्ट्स को अंदर। जितनी अ, छोटी वैल्यू होगी अल्फ़ा की, तो इसका मतलब है कि आपने पीछे वालों को ज़्यादा पॉइंट दे दिया, ज़्यादा वेटेज दे दी, तो आपका चार्ट सेंसिटिव हो जाएगा। लेकिन फिर फॉल्स सिग्नल्स भी आपको देना शुरू कर देगा। जिस तरह मेडिकल टेस्ट्स में होता है कि कुछ टेस्ट होते हैं जो कभी गलत नहीं होते, यानी वो आपको कहते हैं कि हाँ आपको ये बीमारी है, तो आपको बीमारी 100% होती है, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम क्या होता है कि वो बहुत से ऐसे लोगों को भी कह देते हैं कि जिनको बीमारी नहीं होती। यानी सेंसिटिव तो हो गया, यानी किसी को वो गलत ये नहीं बताया, किसी बीमार बंदे को नहीं निकलने देगा, लेकिन साथ बहुत से नॉन बीमार बंदों को भी लिस्ट में ला के खड़ा कर देगा। तो इसी तरह ये वाला चार्ट भी, अगर आप इसकी अल्फा वैल्यूज कम करते जाएंगे तो सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी, लेकिन ये फॉल्स सिग्नल्स भी आपको देना शुरू कर देगा। तो द पॉइंट इज के यहाँ पे आपको काफ़ी एक्सपर्टीज चाहिए इस चार्ट को इस्तेमाल करने के लिए। जब हम आईएमआर चार्ट्स पढ़ रहे थे, तो हमने कुछ डेटा प्लॉट किया था। ये जो हमारे लेफ्ट साइड पे एक चार्ट सा बना हुआ है, ये वही डेटा है जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो इन्हीं को अब ये राइट साइड पे देखें, तो विदाउट गोइंग इनटू द कैलकुलेशंस, क्योंकि ये इजी है इसकी कैलकुलेशंस भी, और मिनट आप खुद करता है, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द कैलकुलेशंस। लेकिन आप देखें तो अ, ये आपके दोनों चार्ट्स में जो ऊपर, अब मैं सिर्फ राइट साइड वाली तस्वीर की बात कर रहा हूँ, जो ऊपर वाला ए चार्ट है उसमें वेटिंग फैक्टर 0.1 है, और जो बी चार्ट है उसमें वेटिंग फैक्टर 0.4 है। तो आप देखें कि जो दोनों का बिहेवियर फ़र्क है। 0.4 वाला आपको इट सीम्स टू बी एक लंबी विप की तरह काम कर रहा है, यानी उसका इसका आगे वाला एंड ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, और 0.1 वाले का कम हो रहा है। इसी के साथ आप पीछे देखें, जो हमने ऑलरेडी आईएमआर देखा था, तो वो सिर्फ हमें इंडिविजुअल दो वैल्यूज़ का बता रहा है, या एक वैल्यू का बता रहा है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल है। जो आई चार्ट है वो तीन का बता रहा है, और जो रेंज चार्ट है, मूविंग रेंज चार्ट है, वो सिर्फ एक का बता रहा है। लेकिन जो आप इधर राइट साइड पे देखना शुरू करें, तो अब आपको ये समझ आ रहा है कि लॉन्ग टर्म में प्रोसेस में ठीक ठाक शिफ्ट आई है, जबकि वो पिछला चार्ट हमें सिर्फ ये बता रहा था कि एक शॉर्ट टर्म इशू है, उसको एड्रेस करें। तो बेसिकली फिर ये एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज चार्ट जो है, ये आपके लिए इसलिए यूज़फुल है कि ये आपको प्रोसेस की लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स के बारे में बताता है। लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको इस्तेमाल करने के लिए स्पेशली वेटिंग फैक्टर की सिलेक्शन जो है, इसके लिए काफ़ी स्किल चाहिए होती है। आपको पहले से कंट्रोल चार्ट्स में काफ़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, अपने प्रोसेस की समझ होनी चाहिए, उसके अंदर पॉसिबल वेरिएशंस की समझ होनी चाहिए। अगर नहीं है वो स्किल, तो फिर आईएमआर चार्ट आपके लिए ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि ई डब्ल्यू एम ए चार्ट जो है वो उल्टा आपको फ़ायदा देने के बजाय आपको कुछ मिसलीडिंग कंक्लूजन्स की तरफ ले जाएगा, और आप अपने प्रोसेस पे अननेसेसरी एडजस्टमेंट्स करना शुरू कर देंगे, जिसके बारे में हमने अ, अ, पढ़ा था डेमिंग्स एक्सपेरिमेंट में कि उनकी ज़रूरत नहीं होती। चेंजेस सिर्फ तब करनी चाहिए जब आपके पास स्ट्रॉन्ग बेसिस मौजूद हो कि प्रोसेस में कोई शिफ्ट आई है जिसको ठीक करना है।